नमस्कार। आपसे किए वादे के अनुसार मैं आप सबके बीच में दोबारा उपस्थित हूँ। और चूँकि शाम को 4 बजे जब हम आप दोबारा जुड़े थे पहली बार, तो हमने अपने कोशिश जो साथी जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि एक बार आप वीडियो को शेयर कर देंगे। और क्योंकि आजकल रीच भी घटा दी जा रही है, शायद चुनाव का माहौल है तो सरकार को लगता होगा कि उसकी बुराई ना हो, और हम आप पहले से चिन्हित हैं कि सरकार के पक्ष में तो नहीं बोलेंगे। हालांकि हम आप अपने मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकारों को लगता होगा कि शायद उनका नुकसान हो जाए। रामदयाल भाई नमस्कार, आप सभी को सबको नमस्कार जो भी साथी जुड़ रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था, आपसे किए वादे के अनुरूप मैं दोबारा आपके साथ लाइव जुड़ा हूँ। क्योंकि बातें बहुत हो चुकी थी, लेकिन आपके कमेंट्स मैं नहीं ले पाया था, तो मैं कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने 9 बजे का टाइम कहा था कि आप जब दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ, तो जो आप लोग जो आपके सवाल होंगे उनके जो उत्तर बन सकते हैं, ईमानदारी मैं उन पर बात करने के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते, लोग जुड़ते रहेंगे और उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को शेयर भी कर देंगे जिससे से अधिक लोग जुड़ जाएं साथ में और बात भी उनकी हो जाए। तो शुरू करते हैं। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन के साथ, जो वाजिब सवाल होंगे तो उसके साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, जो प्रश्न आ रहे हैं मेरे सामने, तो पहला निकल के आ रहा है कि 4th काउंसलिंग आप लीड करिए ब्रदर। देखिए, संदीप गुप्ता जी का सवाल है। गौतम नमस्कार, और सभी को नमस्कार जो भी साथी जुड़ रहे हैं। तो मैं संदीप जी के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा अपने सवालों को रोक के रखिए, सभी लोग एक साथ मत पूछिएगा, क्योंकि एक एक सवाल बारी बारी से ले लेंगे तो आराम से बातें हो जाएंगी। तो मैं आप सभी से ये बताना चाहता हूँ कि संदीप जी, जो आप कह रहे हैं कि 4th काउंसलिंग को आप लीड करिए, देखिए, जब मेहनत करनी थी, जब पत्थर तोड़ना था, जब पत्थर में बैठना था, जब पत्थर फोड़ना था, जब इस तानाशाही सरकार से, प्रशासन से, सबसे लड़ना था, उससे भी बड़ी बात अपने लोगों से लड़ना पड़ा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य समाज का रहेगा कि इस आंदोलन को जब आप जीतने के लिए लड़ रहे थे, तो तमाम सारे अपने ही ऐसे भाई थे जो इस आंदोलन को किसी भी कीमत पर ख़त्म करवा देना चाहते थे कि ये आंदोलन सफल नहीं होना चाहिए। और मैं अभी भी इस आंदोलन को सफल नहीं मानता, इसको आंशिक सफलता मिली है। और ये बात आंशिक सफलता इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस 6800 की लिस्ट में तमाम हमारे ऐसे भाई बहन होंगे जिनके लिए जीवन मरण का प्रश्न होगा, और उनका जीवन सिर्फ इस बात पे संवर गया होगा कि उनका उस लिस्ट में नाम आ गया है। लेकिन ये लड़ाई अभी पूरी नहीं है, क्योंकि जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो हमारे सभी बाहर रह गए हैं। इसलिए आप जो 4th काउंसलिंग का आपका मुद्दा है, उस पर मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आपने सबने मिलकर संघर्ष करके पत्थर को पिघलाया है, दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह को एक कदम पीछे हटने पे मजबूर किया है। इतने लोगों की लिस्ट उन्होंने निकाली है जिसमें आपका नाम है। तो अब बहुत तमाम नेता पैदा हो गए हैं, और ऐसे ऐसे नेता पैदा हो गए हैं जो इस बात को मानते ही नहीं थे कि इसमें कुछ हो पाएगा, जिनका कहना था कि इस मैटर में कुछ भी नहीं होगा, कितना बड़ा आंदोलन कर लो आप, किसानों से बड़ा आंदोलन कर लोगे क्या, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा, योगी नहीं सुनेगा, योगी पीछे नहीं जाएगा, सतीश द्विवेदी नहीं मानेगा, तमाम तरह की बातें होती थी। लेकिन हम लोगों ने ठाना था कि नहीं, करना ही करना है, लड़ना ही लड़ना है, और बिना जीते घर वापस नहीं जाना है। तो उसकी एक आंशिक सफलता मिली है, जिसकी वजह से आप उस लिस्ट में शामिल हैं। तो आपके लिए लड़ने वाले बहुत लोग हैं वहाँ, तमाम नए नए नेता जिनकी कितने लोगों ने शक्लें भी नहीं देखी होंगी, आज वो भी उस लिस्ट के हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं या उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा हॉर्स हो जाएगा, ज़्यादा हर्ष शब्द हो जाएगा ये कि ढोंग कर रहे हैं। ठीक है, वो भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि इतने दिन वो कभी दिखे नहीं, लेकिन आज जब उनको सब कुछ पका पकाया मिला, तो उनको अवसर मिल रहा है कि वो अपनी जेब भर सकें कोर्ट कचहरी के नाम पे, या जो आंदोलन को गालियां देते थे, जो हम लोगों को गालियां देते थे, आज वो अपने आप को इस लिस्ट का हितैषी दिखा रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ें हर्ट लगी। मुझे लगा कि नहीं, हमारे परिवार में आज कुछ लोगों को खुशियां नसीब हुई हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको तकलीफ हुई है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जिनको तकलीफ है, तो मैं उनके साथ खड़ा रहा, और आपके लिए और लोग आगे आ गए। लेकिन आप यकीन रखिए कि जहाँ भी उस 6800 परिवारों के भले की बात होगी, मैं वहाँ भी आपको खड़ा मिलूंगा। लेकिन फिलहाल उनको कोशिश कर लेने दीजिए कि जो भी वो कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि उस लिस्ट पे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। वो लिस्ट तो अब निकली है, तो उस पर आपकी नियुक्ति होनी ही होनी है। 2-4 दिन धैर्य रखिए, आप सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। लेकिन कोशिश ये करिए कि हमें थोड़ा सा सेल्फिश होने से बचना चाहिए। आज जो हमारा परिवार जो हमारा परेशानी में है,
और जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया है कि आप उस लिस्ट में अपना नाम दे सकें, उनके साथ खड़े होने का वक्त है। उनके साथ खड़े होने का एहसास कराइए उनके लिए, और उनको हिम्मत दीजिए, उनको संबल दीजिए कि वो लड़ सकें। तो आइए और जो भी सवाल हो। अखिलेश यादव जी का सवाल है, आंसर की 1 नंबर से बढ़ने वालों की थोड़ी मदद कर दीजिए, जो भी प्रशासन स्तर पर हो सके। देखिए उत्तर कुंजी का क्या मामला है और इसमें क्या कैसे है, इस देखिए चूँकि हम लोगों ने इस मामले में बहुत ज़्यादा जो है इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ अपने आरक्षण मुद्दे को लेकर ही लड़ते रहे, और उसी को उद्देश्य बना के हम लोग यहाँ लखनऊ में थे कि इस मुद्दे पे हमें हर हाल में जीत हासिल करनी है। तो उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो उसका ऑर्डर है उस ऑर्डर को मैंने देखा है, जिसमें ये बात हुई है कि 1 नंबर से जो स्टेट की मेरिट में आ रहे हैं, स्टेट की कट ऑफ मेरिट में आ रहे हैं, उनको बेनिफिट दिया जाना चाहिए। वो भी कंडीशनल है कि 25 8 2021 या 20 जो भी है उसका, उसके पहले के जितने याची हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी याची संख्या कैसे क्या बताया है, तो उस ऑर्डर को मैंने बहुत ध्यान से देखा भी नहीं है, बस हाँ पढ़ा है ऑर्डर को, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं आपसे नहीं आश्वस्त कर सकता। लेकिन आप कोशिश करिए कि अगर कुछ ऐसा है, अगर कहीं आपको दिख रहा है, तो आप लोग जो है उस पर चर्चा करें, उस पर जो है अधिकारियों से मिलिए, बात करिए, और जो भी संभव हो सकता है आपको प्रयास करने का पूरा हक है। और एक संदीप साहू जी लिख रहे हैं कि क्या आरक्षण में अब भी कुछ हो सकता है। देखिए मैं जब शाम को लाइव था तो मैंने यही बात कही थी कि सबसे ज़रूरी है कि हम, अगर जो उम्मीदें दिख रही हैं उनको हम खुद से ख़त्म कर रहे हैं। हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि फल आपको दिलवाएंगे, लेकिन हम उसी पेड़ को काट रहे हैं। उसी पेड़ के चारों तरफ हम एक आवरण बना दे रहे हैं कि वो फल जो है, जो लगने वाला है, वो लग ना पाए। इसलिए उस फल को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको नंबर्स देखने पड़ेंगे। आप सोच के देखिए कि स्कोप जो बचता है 6800 की लिस्ट के बाद, वो ये है कि जो उनके 6800 अवैध हैं उनको बचाने के लिए वो आपके साथ खड़े मिलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि संख्या इतनी हो कि उनको भी आसानी हो। लेकिन आप लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप लोगों को तो अगर किसी ने कह दिया कि विजय यादव डेट नहीं लगने दे रहे हैं तो आपने मान लिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि क्या विजय यादव इतने बड़े हो गए हैं, इतने ताकतवर हो गए हैं, इतनी पावर है उनके अंदर कि लखनऊ का पूरा प्रशासन उनके अंडर का है। लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी उसके अंडर में हैं, यहाँ तक कि माननीय न्यायालय भी मेरे अंडर में है। तो इस बात को आप जो है समझिए, आपकी नौकरी से जुड़ा मसला है। किसी ने कह दिया कि नहीं हमने धोखा दे दिया तो आपने मान लिया। आपने ये नहीं देखा कि 7 महीने हमने कहाँ धोखा दिया। 7 महीने हम आपके साथ बैठे रहे। जब आप अपने घरों को चले गए, आप घर रहे, घर से अपडेट देते, फिर वापस आते, लेकिन तब भी नहीं हम घर गए। हम लोग यहीं जमे रहे और अपनी जिद पे कायम रहे और एक उद्देश्य लेकर लड़ते रहे कि नहीं, खाली हाथ घर वापस नहीं जाना। फिर कुछ लोगों ने कहा कि जो फल याची लाभ का मैंने विरोध किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे साथ डेलीगेशन में और लोग भी रहते थे। उनसे आप इस बात को पूछ सकते हैं कि हम लोगों का ये कहना था कि आप 6000 सीट दीजिए, 7000 सीट दीजिए, 17000 दीजिए, 700 दीजिए, लेकिन उसमें हमारे जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, चाहे वो कोर्ट में हों, चाहे सड़क पे हों, चाहे आयोग में रहे हों, उन सब का जो है भला होना चाहिए। तो ये हमारी शर्तें थी। और रही बात 27-21 की, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अभी भी आरक्षण मुद्दे पे जब तक 6800 जो अवैध हैं, सरकारी आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूँ, हालांकि अलग से जो है जब आंकड़ा निकल के आएगा कि 66.49 तक कितने अवैध लोग घुसे हैं इस भर्ती में, तो वो आंकड़ा दूसरा निकल के आएगा। लेकिन ये कहाँ से 6800 पैदा किए गए, कैसे किया गया, ये तो विभाग ही बता सकता है। या तो जैसे इन्होंने ये लिस्ट जारी की है कैटेगरी वाइज, गुणांक वाइज, सब कैटेगरी वाइज, वैसे ही हर हाल में जो है जब सब कुछ जारी हो जाता तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसलिए जब तक उनके अवैध अंदर हैं तब तक आप मान के चलिए कि आपका लोकस बनता है और आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि चलो मैं दूसरे का उदाहरण क्यों दूं, मैं अपना ही नाम लेता हूं कि अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ विजय यादव के लिए हम उल्टा सीधा लिख के, विजय यादव को हम कुछ कह के, विजय यादव को दोषी ठहरा कर हम कुछ पा जाएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो। बहुत करोगे आप फेसबुक पे कुछ लिखोगे, बहुत करोगे आप फर्जी आईडी बना के लिखोगे, क्या फ़र्क पड़ता है। जब 7 महीने फ़र्क नहीं पड़ा, तो जब कुछ हाथ में नहीं था तो आपको लगता है कि फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा।
तो आपको समझना पड़ेगा इस बात का। और मैं अभी भी आपसे संवाद कर रहा हूँ, अगर जुड़ा हूँ तो ये मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं बंधुआ मजदूर नहीं हूँ कि आपके लिए मुझे लाइव आना ही पड़ेगा। मैं अपनी इसी जिम्मेदारी समझता हूँ और मैं अभी तक घर नहीं जा पाया हूँ। और इसकी यही वजह है कि मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने आज इस काबिल बनाया है कि उस लिस्ट में नाम है, उनके लिए कुछ लौटा सकूं। इसलिए अभी भी हम लोग यहाँ पे हैं और प्रयास अपना कर रहे हैं कि आपके लिए जो मिनिमम हम कर सकें वो ये होना चाहिए कि विपक्ष का जो मैनिफेस्टो हो उसमें हमारा मुद्दा हो, प्रभावी तरीके से मुद्दा हमारा रखा जाए और इतनी हमारी सशक्त टीम हो कि जब भी कोई नई सरकार बने तो कम से कम इतनी मजबूती से लड़े वहाँ पे कि जो भी सरकार हो उसको इस मुद्दे का हल हर हाल में निकालना पड़े। जो पिछली गलतियां हुई उसको ना दोहराई जाए। लेकिन अभी भी आपको लगता है, आपको ये तय करना पड़ेगा कि कोर्ट में लोग किसी ने कह दिया कोर्ट में कि फला ने डेट नहीं लगने दी, फला ने पैसे दे के डेट आगे बढ़वा दी, तो ऐसे लोगों पर दया करने की ज़रूरत है। देखिए, एक कहावत है कि जो कमज़ोर आदमी होता है, जैसे घर में देखिए मैं कहूँगा तो बहुत हमारी शेरनी बहनें हैं जिन्होंने इस आंदोलन को जिया है, लड़ा है, तो बुरा मत देखिए, ये महिलाओं का काम है कि क्योंकि अगर उनको चहारदीवारी में आप कैद कर देते हैं तो उनके पास ये ऑप्शन बचता है कि वो कम से कम किसी के कार्यों का बैठे मूल्यांकन करें। और या तो फिर उस व्यक्ति का, उस पुरुष का अगर ये होता है कि जो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ शिकायत कर सकता है, वो सिर्फ दूसरे के ऊपर टाल सकता है। जो योद्धा होते हैं, जो वीर होते हैं, जो शूरवीर होते हैं, जो लड़ाकू होते हैं, जो लड़ना जानते हैं, वो उलाहना नहीं देते हैं, वो ताना नहीं मारते हैं, उनको लड़ना चाहिए। आप सोच के देखो, 7 महीने में जब लोग ये कहते थे कि कुछ नहीं होगा, आज जो आपसे कह रहे हैं कि विजय यादव ने डेट आगे बढ़वा दी, वही लोग थे जो कहते थे कि एक पद सरकार नहीं देगी, अगर देगी तो मैं गुलामी करूंगा। वही लोग थे जो धरने में आते थे और आपसे किनारे ले जाके कहते थे कि यहां से कुछ नहीं होगा, एक भी पद सरकार नहीं देगी। तो वो पहले दिन से आपको गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। अब तो खैर इसलिए आपको गुमराह मेरे नाम पे और कर पाएंगे कि लोग ये कहेंगे इनका तो लिस्ट में नाम है, तो ये हमारे हित के बारे में क्यों सोचेंगे। तो मुझे इन सब बातों से फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। अगर ये फ़र्क पड़ा होता तो शायद आज हम आप संवाद नहीं कर रहे होते। मैं इन सब चीज़ों से दूर हो जाता और किसी से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए आरक्षण मुद्दे पे जब तक 6800 अवैध उनके वहाँ सिस्टम में घुसे हुए हैं, तब तक आपको लड़ना चाहिए और 100% आप जीतेंगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और भी जो सवाल हो तो उस पर भी हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये जो फ़ोन की नीरज भाई लिख रहे हैं कि फ़ोन उठा लीजिए। देखिए, मेरी भी लिमिटेशन है नीरज भाई, मैं बहुत रिजर्व आदमी हूँ। जो है संभव नहीं हो पाता कि सबके फ़ोन उठ जाएं, और मैं कोशिश करता हूं कि दिन भर में मैं उठा लूं, लेकिन संभव नहीं हो पाता कि एक ऐसा टाइम आता है कि 10 फ़ोन, 15 फ़ोन, 20 फ़ोन के बाद फिर जवाब देने लगता है कि नहीं अब तो नहीं। आप मेरे घर भी जाएंगे तो आप घर वालों से भी बात करेंगे, आपकी तो बात भी होती है, तो आप उनसे पूछेंगे तो उनका भी यही जवाब होगा कि फ़ोन तो हमारा भी नहीं उठ पाता। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो है इसमें नहीं जाएंगे और बुरा मत मानिएगा। मुझे कोशिश करूंगा मैं आपसे बात करने के लिए। राहुल यादव जी लिख रहे हैं कि भैया डेट क्यों नहीं लग पा रही है, क्यों नहीं लग रही है। देखिए, आपको याद होगा कि बहुत पहले हमने इस बात को कह दिया था कि कोर्ट के मामले में मैं आचार संहिता लगने के पहले तक मैं कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना कि जो लोग कुछ नहीं कर सकते उनके पास एक अस्त्र होता है कि दूसरे के ऊपर डाल दो। मैं कह रहा हूं कि अगर ईमानदारी से प्रयास हो, अगर प्रयास के जो लोग कह रहे हैं, जो ठेकेदार बन रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं हम कोर्ट में बहुत ईमानदारी से लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुकदमे सुने नहीं जा रहे हैं। बस आपके साथ समस्या क्या है कि आपको जब मेहनत करनी चाहिए उस समय आप दूसरे के ऊपर सब कुछ डाल के अपना पीछा छुड़ा रहे हैं कि आपको कोई कुछ ना कहे। मैं कह रहा हूँ अगर आप निंदा से घबरा रहे हैं फिर आप लड़ने के काबिल नहीं हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो आप अपने लड़ने के काबिल नहीं हैं। अगर आप दूसरे के ऊपर सब कुछ डाल के चुपचाप घर में आराम से बैठ अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं और बैलेंस चेक कर रहे हैं, अकाउंट में कितना है वो चेक कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप सिर्फ वही कर पाएंगे, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये आंदोलन जिन लोगों ने जिया है उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा, दूसरे की निंदा करनी छोड़ी, अपने आप पे शक करना छोड़ा और जो है सिर्फ एक चीज़ सीखा कि लड़ना है तो लड़ना है। तो वो लोग लड़े और उन्हीं के लिए हम लोग परेशान हैं। बाकी मैं जितने हमारे पैरवीकार हैं मैं उनसे भी यही कहूँगा कि बाकी चीज़ें चलती रही लेकिन आप प्रयास में आगे बढ़ाइए। और कोर्ट में क्या कंडीशन है आपको बेहतर पता है कि कोर्ट में इस समय बहुत मुश्किल है डेट लगवा कर सुनवाई करवा पाना।
तो यही ईमानदार बात करनी चाहिए थी कि कोविड की वजह से आजकल फ्रेश केसेस के अलावा या तो जो लिस्टेड केस हैं जो कोर्ट ने डेट फिक्स कर रखी है उन केसों के अलावा किसी पे सुनवाई नहीं हो पा रही है। इतनी बात अपने लोगों को आप बता देते तो लोगों में यकीन भी रहता, लेकिन आपने क्या किया, आप तो उल्टा ये कहने लगे कि फला आदमी डेट लगने नहीं दे रहा है। मैं कह रहा हूँ कि उसका एक साक्ष्य तो लाके किसी के सामने रख दो। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ आपके सामने, और मुझे पता है कि वो वीडियो देखेंगे वो लोग। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि कोर्ट के किसी मामले में इंटरफेयर करने या ऐसी किसी भी बात जो वाहियात बातें आप करते हैं, अगर उसका एक साक्ष्य आप हमारे जो भोले भाले भाई हैं जिनको आप बेवकूफ़ समझते हैं कि इनको कुछ भी कह देंगे ये मान लेंगे हमारी बात और उस पर हल्ला करना शुरू कर देंगे, अगर उनके सामने आप एक साक्ष्य रख दीजिए तो मैं इस सोशल मीडिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा, कभी किसी के सामने आके कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन मुझे पता है और मुझे अपनी ईमानदारी पे इतना इतना ज़्यादा भरोसा है, इतना घमंड है अपनी ईमानदारी पे कि मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि आप कुछ नहीं ला सकते, क्योंकि मैं ऐसा कभी चाहकर भी नहीं कर सकता। और आपसे इतनी गुजारिश, लड़ना अगर है तो आप लड़ने का हुनर सीखिए। ये बुराई करने का, दोषारोपण करने का, दूसरे के ऊपर टाल के भाग जाने का, ये सब बहादुर लोगों का काम नहीं है। तो कोर्ट के मामलों में भी चूंकि परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं और कोर्ट भी जो है रेगुलर बैठ नहीं रही हैं, और सिर्फ जो लिस्टेड मामले हैं और फ्रेश जो केसेस हैं उन्हीं को सुन रहे हैं, और जिसमें एक्सट्रीम इमरजेंसी है उसी को कोर्ट सुन रही है। तो उन सब प्रयास में जो है लोगों को लगना चाहिए, और जो हमसे मदद हो सकती है उसमें भी हमारी जगह खड़े मिलेंगे। और जो हमारे साथी जिनकी मेहनत की वजह से आज तक जो है आपकी उम्मीदें ज़िंदा हैं, उनको भी आप इस समय उनके साथ खड़े होइए और उनको एहसास कराइए कि आप उनके साथ खड़े हैं, और जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, मैं तो पर्सनली आपसे कह रहा हूँ कि मैं हर जगह आपके साथ खड़ा मिलूँगा। और देखिए ये जो 6800 को लेकर जो कमेंट्स हैं उसमें मैंने एक बार अपनी बात रख दी है, उसके लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोग लगे हुए हैं, लोग प्रयास कर रहे हैं, उनको प्रयास कर लेने दीजिए। जिस दिन लगेगा कि नहीं ज़रूरी है कि प्रयास किया जाए, तो उस दिन उसके लिए भी आगे आया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल कोशिश ये है कि जिनके दम पे, जिनके मेहनत के दम पे आज आप इस काबिल हैं कि आप इस पर चर्चा कर सकें, उनके लिए क्या किया जा सकता है, कितना सहयोग किया जा सकता है, वो कर लेने दीजिए। बाकी चीज़ों के लिए और लोग लगे हैं। जब लगेगा कि आप लोगों को भी लगेगा कि नहीं आना चाहिए, तो फिर उसके बारे में सोचा जाएगा। तो वही क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं बार बार, बाकी तो बार बार जो एक ही क्वेश्चन आप लोग कमेंट्स रिपीट कर देते हैं ना, इसमें कोई मतलब नहीं है। और लोगों, ज़रूरी लोगों के कमेंट जो है ना, जो सवाल है उनके, वो छूटे जाते हैं। तो बार बार वही एक ही क्वेश्चन को रिपीट करके कॉपी पेस्ट करके डालने का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये तरीका ठीक नहीं है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई जो है विधायक या मंत्री नहीं हूँ कि आप जो है इस ढंग से लगातार कमेंट्स पे कमेंट्स, वही एक कमेंट कॉपी पेस्ट करेंगे। तो गौतम लिख रहे हैं कि भैया हम लोग आपके साथ हैं। तो आप लोग तो हमेशा साथ खड़े थे। आप लोगों की वजह से ही तो आज हम लोग इस लायक हैं कि कम से कम आपके लिए कुछ लौटा सकें, वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आप सबका योगदान, आप सबका सहयोग, भले किसी की जो है आत्मा मर जाए और उसमें जो है खोट हो जाए, वो आप सबके एहसान को भुला दे, कम से कम आप इतना यकीन रखिएगा कि मेरा पूरा जीवन आप सबका है। और पवन, गौतम और तमाम ऐसे नाम हैं, अगर मैं नाम जो है लेना चाहूँ तब भी नहीं ले सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ भी आप कहेंगे कि नहीं भैया यहाँ आपका खड़ा होना ज़रूरी है, तो आप इतना यकीन रखिएगा कि मुझे कुछ नहीं सोचना है कि उसके पीछे क्या है, आगे क्या है, बस मुझे आप वहाँ पर उपस्थित पाएंगे। और ये हसीन का कमेंटर है कि मुझे नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा सर। देखिए ऐसा है, मुझे मेरा ये मानना है कि आप थोड़ा सा अपने व्यवहार में अब गंभीरता लाइए। आप जो है बेसिक में टीचर हो गए हैं, तो आपको अब गंभीरता लानी पड़ेगी, क्योंकि आपने भी जो है इस आंदोलन के संघर्ष के दौरान बहुत मेहनत करी है। तो मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आप जो है थोड़ी सी गंभीरता लाइए। बहुत कुछ ऊपर वाले ने बख्शा है आपको, लेकिन बस उसको तराशने की ज़रूरत है, और बहुत ज़रूरी है कि आप उसको तराशिए हसीन भाई। और परेशान मत होइए, आप बहुत जल्द जो है विद्यालय में होंगे। और ये राम निवास भाई लिख रहे हैं, भैया आप गोरखपुर आइए। आएंगे राम निवास भाई, आप जो है
गोरखपुर क्या, आप जिस दिन आप कहेंगे, जहाँ कहेंगे वहाँ पे आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। हसीन भाई, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आप साथ हैं और साथ आपने जो है बहुत संघर्ष किया है, तो अब तो कम से कम इतनी गंभीरता की मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। एक कफ़ील अहमद जी का कमेंट आ रहा था और वो मुझे दिख नहीं रहा है। अच्छा कमेंट था उनका कुछ। हाँ, भैया जी हमारा मामला क्या सपा के मैनिफेस्टो में, ऐसे ही कुछ उसी लिए प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रयास में लगे हैं कि किसी भी तरीके से आपका मामला सिर्फ सपा के ही नहीं, सपा के, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो शायद आ ही गया है, और लेकिन सपा के मैनिफेस्टो में हर हाल में आपका मामला आए, हम लोग उस प्रयास में अभी भी लगे हुए हैं। तो कि जो है हम लोग चाहते हैं कि आपका मामला विपक्षी पार्टियों के मैनिफेस्टो में जरूर शामिल हो, हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। राहुल भाई, जिनको उम्मीद है उनके लिए मैं खड़ा हूँ, उनके लिए मैं प्रयास भी करूँगा, उसके लिए मुझे किसी के 1 रुपये का सहयोग की ज़रूरत नहीं है, और जो मुझसे सक्षम हो पाएगा, जो जिसके लिए मैं, जिस काम के लिए मैं सक्षम हूँ, उसके जो है उसके लिए मैं किसी से पूछूंगा नहीं, मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना करूँगा। मुझे जानने वाले लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो क्या कहते हैं, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। कपिल भाई, ये समायोजन की बात, देखिए सरकारें जो है बहुत ताकतवर होती हैं, सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता, इसलिए जो है अगर सरकारें चाहेंगी तो बहुत आसान है सब चीज़ें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इतना मजबूत संगठन हो आपका कि जो इन सब मामलों में आपको सफल ले जाए। आपस में बट के कोई 22,000 की मांग करे, कोई कह दे कि कोर्ट वालों को दे दो, कोई कह दे कि समायोजन कर दो, ये ऐसे नहीं होता है। जब तक सारे लोग एक साथ संगठित नहीं हो जाएंगे तब तक कोई भी काम आसान नहीं है। इसलिए मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि सवाल लगभग वही हैं, घूम फिर के मैं जितना देख पा रहा हूँ अपने सामने कि सवाल वही हैं, या तो 6800 को लेके, या तो जो हमारे भाई हैं जिनकी तपस्या, जिसकी मेहनत की वजह से आज आप 6800 पे बात करने लायक हैं, तो उनके सवाल हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो हमारे भाई जिनकी वजह से आज आप लिस्ट में आए हैं, उनके लिए मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आप सभी लोग संगठित रहेंगे अगर, तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ बिगड़ा है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। ये 6800 जो लोग यहाँ से निकल के जाएंगे, आपको गर्व होना चाहिए कि आपकी मेहनत की वजह से उन परिवारों में खुशियाँ आई हैं। लेकिन उन 6800 लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो स्वार्थी न बने, उनको थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना है, क्योंकि जिनके संघर्ष की वजह से आज आप इस लायक हुए हैं, इस काबिल हुए हैं, उनको कुछ लौटाना है। इस बात को आप अपने मन में ठान लीजिए कि जब भी वो अपना कोई आंदोलन शुरू करें तो कम से कम इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको पैसों की किल्लत हो, फिर किसी को रैन बसेरे में गुजारा करना पड़े। ये सब नहीं देना, ये सब नहीं होने देना है। और मैं तो खुले मन से आपसे कह रहा हूँ इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि कम से कम अब ऐसा दिन नहीं आएगा कि हमारे किसी भाई को रैन बसेरे में गुजारा करना पड़ेगा। हम लोग सारी व्यवस्था इंतजाम करेंगे और खुल के आपके साथ खड़े मिलेंगे, जहाँ भी आप लोग चाहेंगे वहाँ खड़े मिलेंगे। और तो लगभग क्वेश्चन सारे वही हैं, बस मेरा और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसको और टच किया जाए। मैं बस सिर्फ इतना आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, वीडियो भी लंबा होता जाएगा और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि लगातार आपके साथ जुड़ा रहूँ, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि ऐसे बातचीत का ये क्रम जारी रहे, लेकिन चूँकि वक्त है, पाबंदी है उसकी, और उससे आगे निकलना ही निकलना है। तो उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, मुझ पर मत करिए भरोसा, लेकिन अपने आप पर भरोसा रखिए, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। बस इस बात को मानिए कि खेल आज भी वही चल रहा है, बस खिलाड़ी कुछ अलग हुए हैं ना। तो आपके पास बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमसे भी अच्छा इस खेल को खेलेंगे और आगे बढ़ाएंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, निवेदन है, विनती है, आग्रह है, प्रार्थना है कि आप सभी लोग निराश मत होइए, बटिए मत, टूटिए मत, किसी की बहकावे में मत आइए। कोई अगर कह रहा है कि नहीं फला आदमी डेट नहीं लगवाने दे रहा, तो उससे साक्ष्य मांगिए, उससे सबूत मांगिए। कोई कह रहा है कि नहीं अगले ने हमसे ज़्यादा पैसा दे के डेट हटवा दी, तो उससे साक्ष्य मांगिए। आंख बंद करके भरोसा मत करिए। आंख बंद करके अगर हम लोग भरोसा करते तो आज जो भी मिला है वो भी ना मिल पाता, क्योंकि प्रशासन के लोग तमाम प्रलोभन देते थे कि आप लोग धरना बंद कर दो, ये हो जाएगा, आंदोलन खत्म कर दो, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता। इसलिए नाक, कान, दिमाग सब खुला रखिए, और अगर कोई कुछ कह रहा है उससे साक्ष्य मांगिए, उससे प्रूफ मांगिए। अगर वो करें नहीं हम बहुत मेहनत करें, तो उससे पूछिए कि क्या कर रहे हो,
वो दिखाओ, चाहे वो 6800 का मामला हो, चाहे अचानक भाइयों का मामला, उनसे पूछिए कि आप कर क्या रहे हैं, तो उनसे साक्ष्य मांगिए। जिस दिन आपने सवाल करना शुरू कर दिया, आपके सारे जवाब आपके सामने होंगे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि 7 महीने के आंदोलन के बाद हम अपने लोगों में सवाल पैदा करने की क्षमता भी विकसित नहीं कर पाए। ये दुर्भाग्य है इस समाज का और हम सब का। मुकेश, मैंने आपके जो लिखा है आपने वो पढ़ भी लिया, और मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है कि जो मैं बोलूं और वो आप तक पहुंच जाए, क्योंकि आप जानते हो कि आप सबके होने के क्या मायने हैं मेरे लिए। तो हम हम लोग साथ हैं। आप लोग तो ऐसे लोग हैं जिनके साथ अगर चाहकर भी ये सोचा जाए कि नहीं अलग हैं, तो वो हो भी नहीं सकता। आप सबके लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं, साथ हैं, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा कि मेरी मनोस्थिति क्या है, मैं किन परिस्थितियों में इस समय हूँ, और मेरे लिए क्या मायने रखता है, ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझेगा। इसलिए गुजारिश है, निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है, जो भी आप समझिए। बस मुझे सिर्फ इतना कहना है कि पहला प्रयास सभी लोग संगठित होकर ये करिए कि जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके मैनिफेस्टो में जिनका भी नहीं आया है उसमें आपका नाम आए। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इतने संगठित हो जाइए, इतने संगठित हो जाइए। देखिए, मैं सुबोध को देख रहा हूँ और सामने उनका कमेंट है, और ये पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। मुझे या तो मुझे बहुत ज्ञान नहीं है इस फेसबुक के बारे में, या तो कुछ जानबूझ के ऐसी कलाकारी हो रही है कि जो कमेंट मैं देखता हूँ वो धीरे से गायब हो जा रहा है। तो सुबोध से भी मैं यही कहूँगा, और जो साथ के लोग हैं सबसे यही कहूँगा कि आप लोग तो वो सुरमा है कि अगर आप ठान लेंगे ना तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। तो आपको बस सिर्फ इतना करना है कि ये जो आपके पास समय बचा है, इसमें आप एक कैंपेन चलाइए कि मैक्सिमम लोगों को पहले आप एक साथ सोशल मीडिया पर तो कनेक्ट कर लीजिए। उनसे कोई सहयोग मत लीजिए, कोई आर्थिक सहयोग मत लीजिए, एक पैसा मत लीजिए, बस उनको अपने साथ खड़े खड़े होने के लिए बोलिए। ये आंदोलन जब भी हो तो कम से कम आपके पास इतनी गैदरिंग हो, इतने लोग हों कि जिस दिन आप लखनऊ की सरजमी पर आप उतरें, जो भी सरकार बैठी हो, जो भी उस समय का मुख्यमंत्री हो, उसकी नींद हराम हो जाए, उसको इस बात की टेंशन हो जाए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछली सरकार गिरा दी। तो आपकी ताकत का अंदाजा सबको है, चाहे वो पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। तो इसलिए आप सभी लोग अगर संगठित हो जाएंगे, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी इसी बात की होगी कि एक ऐसा संगठन तैयार हो, इतने लोग हों, जितने हमारे अचयनित साथी हैं, जिन्होंने परिश्रम किया, जिसकी वजह से आज 68 लोगों के घर में दिए जले खुशी के, वो लोग अगर अभी भी संगठित हो जाएं तो वो कुछ भी करवा सकते हैं। जो अभी एक भाई हमारे पूछ रहे थे कि क्या समायोजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी इस बात की है कि जो हम कहते हैं ना कि हम 22,000 में ना बटे, हम याची लाभ में ना बटे, हम किसी में ना बटे, हम सब एकजुट हो जाएं। और मैं बात करूंगा इस चर्चा के बाद, मैं एक बार विवेक द्विवेदी से भी बात करूंगा, मैं निधि तिवारी जी से बात करूंगा, मैं सबसे बात करूंगा कि अभी भी आप लोग के पास मौका है, सभी लोग एक बार संगठित हो जाइए, सब लोग एक साथ हो जाइए। अलग अलग आपकी मांगे हों लेकिन आंदोलन एक साथ हो, आपका संयुक्त एक घोषणा पत्र मांग पत्र बने जिसमें आपके दोनों मुद्दे रखे जाएं। भूल जाइए 22,000, भूल जाइए अचीला, भूल जाइए और सारी चीजें। आप सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर लड़िए। और जो समायोजन की बात कर रहे हैं आप, वो भी असंभव नहीं है, क्योंकि 2024 में फिर चुनाव है। जो भी नई सरकार बनेगी ना, उसको सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी, क्योंकि सामने फिर चुनाव लटका हुआ, फिर लगा हुआ है चुनाव। इसलिए जो ठान लेंगे आप, वो आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग संगठित होंगे। मैं आज और लोगों से भी बात करूंगा, जो साथ के लोग हैं, चाहे पवन हो, गौतम हो, सुबोध हो, अजय हो, मुकेश हो, कुलदीप भाई हो, जितने भी भाई हैं जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, चाहे नीरज हो, चाहे तमाम ऐसे साथी हैं, मैं नाम अगर लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो भी हमारे, चाहे मुक्ता बहन हो, इन सब से बातचीत करके, अलका, सुनंदा, श्रेया, तस्लीम, जितने लोग हैं सबसे बातचीत करके बस यही कहना है कि हिम्मत नहीं हारना है। संगठित रहेंगे तो दुनिया की कोई भी लड़ाई ऐसी नहीं है। अगर आप योगी आदित्यनाथ को एक कदम पीछे हटने पे मजबूर कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, देश में कोई इतना बड़ा तानाशाह नहीं है जिसको आप पीछे हटने को एक कदम मजबूर नहीं कर सकते। इस बात पे यकीन रखना होगा। और एक विनती है आप लोगों से कि कोई भी अगर कुछ कह रहा है तो उसको, मैं ये नहीं कह रहा कि मत मानिए, आप उससे मानिए, लेकिन उससे उस बात का साक्ष्य मांगिए, प्रूफ मांगिए। और मुझे पूरी लाइफ इस बात का मलाल रहेगा कि 7 महीने 8 महीने आंदोलन करने के बाद हम अपने लोगों में सवाल करने की क्षमता भी विकसित नहीं कर पाए। ये इस आंदोलन का सबसे कमज़ोर पहलू रहा है, जिसका मुझे हमेशा पछतावा रहेगा। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि एक रहिए, संगठित होइए। और आज से ही मैं बातचीत करूंगा इन लोगों से कि कम से कम ये लोग एक प्लेटफॉर्म आपके लिए बना के दें कि मैक्सिमम लोग पहले वहाँ पे इकट्ठा हों, जिससे आने वाले समय के लिए एक मजबूत तैयारी रखी जाए।
कि जो भी सरकार बने उसके नाक में दम कर दिया जाए कि सबसे पहले इस मामले का हल निकाले, उसके बाद वो कोई नई प्रक्रिया के बारे में सोचे। तो वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, बहुत बातें करनी है आपसे, लेकिन संभव नहीं है कि एक दिन में ही सब खत्म हो जाए। मैं कोशिश करूंगा दोबारा आपके साथ जुड़ने के लिए, और जिनके सवाल रह गए हों उनसे भी मैं माफ़ी चाहता हूं, और जिनके दूसरे टाइप के कमेंट्स हैं, जिनको लगता होगा कि उससे मैं विचलित हो जाऊंगा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उनका। ईश्वर आपको तरक्की दे और आप तरक्की करें, और सबसे बड़ी बात आपको समझदारी दे कि आप कम से कम सही और गलत का फैसला कर पाएँ। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि किसी भी बात पर यकीन करने से पहले एक बार सवाल करिए। जिंदा और लड़ने वाले लोगों का सबसे बड़ा हथियार है कि वो वन वे कन्वर्सेशन उनका नहीं होता है, उनके मन में सवाल होते हैं, उनके मन में जवाब होते हैं। दोनों चीज़ों को आपको करना है, आपको सवाल भी पूछनी है और अगले से हिम्मत भी लेती है। इसलिए कोशिश करिए कि जो अगर कोई आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करे, हम लोगों के ऊपर करे, तो उससे सबूत मांगिए। आप कह तो रहे चलो हमने मान लिया, लेकिन सबूत तो दो, हम उस अगले से कैसे पूछें। जिस दिन आप ये काम करना शुरू कर देंगे, जो आपके साथ लड़ने वाले लोग हैं वो झूठ बोलना बंद कर देंगे, वो आपके लिए लड़ना शुरू कर देंगे, उसमें आप ही का फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का, जो साथी जुड़े, जिन्होंने वीडियो शेयर किया और जिन्होंने अपना समय दिया, उन सभी का बहुत बहुत आभार। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए होंगे और बहुत सारे सवाल अनुत्तरित भी रह गए होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आगे जब भी आपसे वार्ता हो तो उन सवालों पर भी बातचीत की जाए, इस वादे और भरोसे के साथ जहां भी जरूरत पड़ेगी। और मुझे जानने वाले लोग जानते हैं कि एक आवाज़, एक कॉल, एक मैसेज भर की देरी होगी, मैं वहां पर आपको उपस्थित मिलूंगा, और इस लड़ाई को हमें आपको जीतना ही जीतना है। और एक आखिरी विनती यही है कि सभी लोग संगठित रहिए, सभी लोग बस सिर्फ इस बात को लेकर जो है इकट्ठा हो जाइए कि आने वाला समय आपका है। जो भी सरकार आएगी, कम से कम योगी आदित्यनाथ जी से ज़्यादा जिद्दी तो नहीं होगी। अगर आप उनको जो है ये कदम पीछे जो है हटने पे मजबूर कर देते हैं, तो आप किसी भी सरकार को झुका सकते हैं और अपना हक अधिकार वापस ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।